हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के अंतिम भाग के बारे में, जो है 7वां भाग। और इस अंतिम वीडियो में हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय पे आधारित होंगे। तो चलिए देखते हैं ये महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न कौन कौन से हैं। तो जो पहला अभ्यास प्रश्न है वो है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण बताइए। ग्लोबल वार्मिंग के किसी भी दो प्रभावों की व्याख्या करें। तो यहाँ हमें बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, जिसे हम भूमंडलीय ऊष्मन के नाम से भी जानते हैं, उनका प्रमुख कारण कौन कौन सा है, और फिर हमें इन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या है। तो यहाँ हम बताएंगे सबसे पहले कि पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान जो है, इसमें वृद्धि देखी गई है 20वीं शताब्दी में। और ये जो वृद्धि है तापमान में, ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय ऊष्मीकरण। तो यहाँ हमने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग कहते क्या किसे हैं। तो ये जो है वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में वृद्धि के दर को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और भूमंडलीय ऊष्मीकरण। अब यहाँ हम बताएंगे कि इसके कारण क्या है, कि ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण क्यों हो रहा है। तो ये जो तापमान पृथ्वी का दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसके प्रमुख कारण जो है ये मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ रहा है, जिसके कारण, जैसा कि हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा है, इस अध्याय के वीडियो में, कि मानव गतिविधि के कारण क्या हो रहा है, वातावरण में जो है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। और ये ग्रीन हाउस गैस जो है, जिनकी विशेषता है कि ये पृथ्वी से निकलने वाले दीर्घ ऊर्जा तरंगों को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण जो है वायुमंडल और पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया कारण कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है। और यहाँ बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैस, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इनके सर्वाधिक मात्रा में उपस्थिति पाई जाती है वायुमंडल में। और मानवीय गतिविधि के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इनका मात्रा जो है वायुमंडल में वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ये पृथ्वी का तापमान जो है ये भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और यहाँ हम देखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये आखिर कौन कौन सी मानव गतिविधियों के कारण बढ़ रहा है। तो यह मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के दहन, उद्योगों, मोटर वाहनों, धान के खेतों, पशुओं की चराई, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये आदि जो गतिविधि है मानव के, इनके कारण जो वातावरण में है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। और यही एक प्रमुख कारण है जिसके कारण ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो यहाँ हमने बताया कारण के बारे में कि ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण क्यों हो रहा है। अब हम बताएंगे इनके प्रभाव के, कि ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव क्या हो रहा है पृथ्वी पे। तो इसका प्रभाव जो है हमें ग्लेशियरों के पिघलने में देख सकते हैं। अब चूंकि पूरा पृथ्वी का तापमान जो है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो ग्लेशियर हैं ये पिघल रहे हैं और इनका आकार कम हो रहा है। ये ग्लेशियर जो है ये पीछे हटने लगे हैं। और इन ग्लेशियरों के पिघलने से क्या हो रहा है कि समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण जो तटीय क्षेत्र हैं ये जलमग्न हो रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है जो हमें देखने को मिलता है भूमंडलीय ऊष्मीकरण के कारण। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं और ग्लोबल वार्मिंग जो है ये किन कारणों से हो रहा है, कौन सी मानव गतिविधि है जो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को बढ़ा रहे वायुमंडल में, जिसके कारण ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण हो रहा है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके प्रभाव को यहाँ पे बताया है। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये अभ्यास प्रश्न जो है ये समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा अभ्यास प्रश्न। तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं।
और इसको योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए। तो यहाँ हमें फिर से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना है और विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस कौन कौन से होते हैं वायुमंडल में, इनका नाम यहाँ पे हमें बताना है। तो पहले प्रश्न की तरह ही यहाँ पे हम बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में वृद्धि, और ये जो वृद्धि है ये 20वीं शताब्दी में देखने के लिए मिला है, और ये दिन ब दिन ये जो तापमान है ये बढ़ते ही जा रही है, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और अब यहाँ पे हम बताएंगे कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस है इनका सांद्रण जो है इसके कारण ये पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसको हम भूमंडलीय उष्मीकरण कहते हैं। और यहाँ पे फिर हम विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों का वर्णन करेंगे। तो पहला प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण जो है ये भूमंडलीय उष्मीकरण हो रहा है। अब इन सभी ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग को योगदान देता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न में हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा से विस्तार से बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बढ़ रहा है वातावरण में। तो इनका उत्सर्जन जो है ये मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के दहन से होता है। और अगर हम देखें तो वन और महासागर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं, यानी यहाँ पर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं वातावरण में ये यहाँ वन और महासागर में सोख जाते हैं। यानी चूंकि वन में जो है बहुत सारे पेड़ होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, जिसके कारण उनकी मात्रा जो है ये कम होती जाती है। इसी तरह महासागर में भी जो विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं उनके कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ये कम होती है, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक एरियाज। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये वन यानी जंगल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो जब ही ये जंगल कटने लगेंगे यानी पेड़ पौधा कटने लगेंगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ये वायुमंडल में बढ़ती जाएगी, और जिसके कारण जो है ये ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो अगर हम देखें कि ये तापमान किस दर से बढ़ रही है तो ये लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। यानी हमारा पृथ्वी जो है वो 0.5% की वार्षिक दर से गर्म होते जा रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मानव गतिविधि जो है जैसे जंगल के कटने और जीवाश्मी ईंधनों के दहन के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ये बढ़ रही है, और इसीलिए पूरे पृथ्वी का तापमान जो है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जिसे हम कहते हैं भूमंडलीय उष्मीकरण। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि भूमंडलीय उष्मीकरण किसे कहते हैं और कौन कौन से विभिन्न ग्रीन हाउस गैस होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और इस भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए जिम्मेदार है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से बताया कि कैसे इनकी मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ती जा रही है और कौन कौन सी मानव गतिविधि के कारण जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, और कैसे इनके बढ़ने से पूरी पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है और कितने दर से ये बढ़ रहा है यहाँ पे हम लोगों ने ये भी बताया। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, इसे विस्तार से बताइए। तो पहले प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या होता है, और इसमें हमें बताना है कि इसके प्रभाव को हम कम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मानव गतिविधि या क्रिया है जिसके कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो सकती है हमारे वायुमंडल में, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। तो CFC गैसों का उत्सर्जन हमें रोकना होगा, और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा, या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे CFC गैसें कम निकलती हों।
तो ये एक जो है पहला मानव क्रिया है जिसके द्वारा हम इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यानी हमें ऐसे चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें CFC गैसों का उत्सर्जन होता है, जैसे फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीन। और ऐसी मशीन या तो ऐसी मशीन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें CFC गैसें कम निकलती हों। और औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। तो हम जान रहे हैं कि आजकल जो है कैसे औद्योगिक इकाइयों से जो है चिमनियों से बहुत प्रदूषित हवा निकलते हैं, जिसके कारण पूरा वायुमंडल जो है ये प्रदूषित हो रहा है। और ये भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो हमें इन औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों को इस तरह बनाना होगा या इस तरह से रखना होगा कि होने वाले प्रदूषण को हम कम कर सके। अब तीसरा महत्वपूर्ण गतिविधि जो है यहाँ अगर हम देखें तो ये हम कर सकते हैं, यानी अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान दें। यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पनबिजली पर ध्यान दिया जाए तो हम इन ग्रीन हाउस गैसों के जो सांद्रण है इनको हम कम कर सकते हैं वायुमंडल में। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये होते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पनबिजली। तो ये सब जो है इनसे होने वाले प्रदूषण जो है ये नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है वायुमंडल में इन हानिकारक गैसों का जो उत्सर्जन है ये भी कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग जो है ये भी कम होते जाएगा। और इसमें हम एक चीज और बता सकते हैं इस प्रश्न में। यहाँ हम बता सकते हैं कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जिसके कारण जो है ये पेड़ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में सोख लेंगे, जिसके कारण की मात्रा जो है वायुमंडल में कम होती जाएगी। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि कौन कौन से मानव गतिविधि के कारण या हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके कारण ये जो ग्रीन हाउस गैस है इनका मात्रा वायुमंडल में कम हो और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो है वो कम हो। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो ये है कि ग्रीन हाउस गैसें क्या है और विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों को सूचीबद्ध करें। तो यहाँ हमें बताना है कि ग्रीन हाउस गैस की क्या विशेषता होती है और कौन कौन से विभिन्न ग्रीन हाउस गैस होते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि वो गैसें जो पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और इसे हम इस चित्र के द्वारा दर्शाएंगे। तो यहाँ हम दिखाएंगे कि कैसे जो पृथ्वी है ये सौर विकिरण ग्रहण करता है, जिसके कारण इसका तापमान जो है अधिक हो जाता है, और उसके बाद फिर पृथ्वी की सतह से जो है दीर्घ तरंग निकलते हैं पार्थिव विकिरण के रूप में, जिससे ये ग्रीन हाउस गैस जो है ये अपने में अवशोषित कर लेते हैं, और जिसके कारण जो है पूरी पृथ्वी का तापमान वो बढ़ते जाता है। और ये वायुमंडल का तापन जो करने वाली प्रक्रिया है, यानी ये जिस प्रक्रिया के कारण ये पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये होते हैं ग्रीन हाउस गैस के कारण। तो यहाँ हमने बताया ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। अब हम बताएंगे विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैसें हैं जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, और इन्हीं के कारण जो है भूमंडलीय ऊष्मीकरण हो रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि ग्रीन हाउस गैस जो है ये इनकी क्या विशेषता होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, और कितने प्रकार के ग्रीन हाउस गैस जो हैं ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब पांचवा प्रश्न जो है वो है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसे विस्तार से बताइए।
तो यहाँ हम बताएंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो सबसे पहले आयोजित किया गया था और इस क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था कि कैसे इस ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए। और ये सबसे पहले आयोजित हुआ था 1997 ईस्वी में और फिर जाके दोबारा इनका बैठक हुआ था 2005 में, जहां 141 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था कि औद्योगिक राष्ट्र जो हैं पूरे विश्व के, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए, इन औद्योगिक राष्ट्रों को 2012 तक 0.5% जो है ये कम करना होगा अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल जिसका मेन या प्रमुख उद्देश्य था इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जिसके कारण ये भूमंडलीय उष्मीकरण जो हो रहा है उसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो इस वीडियो में हमने सीखा विभिन्न अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय पे आधारित थे। अब इस वीडियो के साथ हमारा ये अध्याय जो है 12वां अध्याय ये भी समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।